हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि संकलन बैच के आलोक में भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। और जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में एक शब्दावली का जिक्र किया गया है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसी को आधार बना करके फिलहाल अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, आपकी क्लास में आपकी चर्चा में जो करंट टॉपिक आपका बना हुआ है उसमें संघात्मक व्यवस्था को आपको कैलकुलेट करके चलना है। और हमने पहले आपको बता दिया कि संघात्मक व्यवस्था के जो कैलकुलेशन होंगी, इसकी प्रॉपर जो ग्रेविटी है, गहराई आपको थोड़ा लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं क्या हैं, ठीक ठाक बनी हुई हैं। क्योंकि मामला किसका है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का है। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में जो हमने आपके समक्ष रखी है, उस क्लास के साथ आपका अच्छा जुड़ाव हो जाना चाहिए। हम ऐसा इस नाते बोल रहे हैं क्योंकि अगर उस क्लास के साथ आपका अच्छा जुड़ाव हो जाएगा तो इस क्लास में या इस कक्षा में क्या है, आप लोगों के लिए प्रवेश पाना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था को लेकर के जो हमारा फर्दर डिस्कशन होना है, उसमें हमें भारतीय संघात्मक व्यवस्था का परीक्षण करके चलना है। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था का परीक्षण हम केवल उसी हिसाब से करके चलेंगे जिस हिसाब से आज के टॉपिक की क्या डिमांड है। इसमें 2-3 प्रकार की बातें आपको लेकर के चलनी है। जैसे भारतीय संघात्मक व्यवस्था का जो निर्माण है वो केंद्रीयकरण के आधार पर हुआ है या विकेंद्रीकरण के आधार पर हुआ है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र का अस्तित्व पहले आपको लेके चलना है या राज्य रूपी इकाइयों का अस्तित्व आपको बाद में लेके चलना है। क्या भारतीय संघात्मक व्यवस्था को राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम कहा जाएगा? क्या भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में हम लोग ये बातें कह सकते हैं कि राज्य रूपी इकाइयों को इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार होगा? कुछ इस प्रकार के जो आपके वाक्य हैं या कुछ इस प्रकार की चर्चाओं को आधार बनाते हुए आपको कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का एक परीक्षण आपको लेकर के चलना है। ठीक है, तो लेकिन इसमें थोड़ा आपको विचार करके चलना पड़ेगा। और विचार आपको क्या करके चलना पड़ेगा? विचार आपको यह करके चलना पड़ेगा कि हम सबसे पहले 1947 का मुद्दा यहां पे क्या है, जोड़ के चलने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 1947 में क्या है, 1947 में क्या है, पावर का ट्रांसफर हुआ है। और पावर का ट्रांसफर आपको किस प्रकार से लेके चलना है, तो वहीं से आपके क्या है, जो शुरुआती आपके विंडोज हैं वहीं से आपको क्या ओपन होती हुई क्या है, नजर आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने मुद्दा किसका जोड़ा, 1947 का मुद्दा आपने जोड़ा, और 1947 के साथ आपने किसका मुद्दा जोड़ा, ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा आपने जोड़ लिया है। ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा क्या है, आपने जोड़ लिया है। ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा क्या है, आपने यहां पर जोड़ लिया है। ठीक है, और ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा आप यहां पे जोड़ के चलेंगे, इसमें आपको एक और क्या दिखाना है, इसमें एक और आपको क्या दिखाना है, ब्रिटेन आपको दिखाना है। एक और आपको क्या दिखाना है, ब्रिटेन आपको दिखाना है। और एक और आपको क्या दिखाना है, इंडिया आपको दिखाना है। एक और आपको क्या दिखाना है, इंडिया आपको दिखाना है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पावर का जो आपका ट्रांसफर हुआ है वो ब्रिटेन से कहां की ओर हुआ है, इंडिया की ओर हुआ है। और इंडिया में हमें क्या लेके चलना है, इंडिया में हमें क्या लेके चलना है, इंडिया में हमें केंद्र लेके चलना है। यानी कि हम लोग ये मान के चलेंगे, मान के चलना पड़ेगा, हमारी अनिवार्यता है कि ब्रिटेन की ओर से भारत की ओर जो पावर का ट्रांसफर है वो किसकी ओर है, वो एक केंद्र की ओर किया गया है, केंद्र की ओर किया गया है। यानी कि यहां पर हम शुरुआत में क्या है, राज्य रूपी इकाइयों का जिक्र नहीं करेंगे। यहां पर हम शुरुआत में क्या है, राज्य रूपी इकाइयों का, यहां पर शुरुआत में हम लोग क्या है भाई, राज्य रूपी इकाइयों का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र हम करके नहीं चलेंगे। हमें सारा मामला किसको लेकर बनाना है, हमें सारा मामला क्या है, केंद्र को लेकर के बना के यहां पे चलना है। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा नजर आता है कि आपको यह कहना है कि एक बिंदु आपको लेकर चलना है और यह बिंदु भारत में क्या बन रहा है, यह बिंदु भारत में क्या बनता है, केंद्र बन रहा है। एक बिंदु आपको लेकर चलना है और यह बिंदु आपको क्या है, भारत में क्या है, केंद्र मान के चलना है। यानी कि साथ ही साथ आपको यह भी कहना है कि उस समय अगर हम ये मान के चलते हैं कि ब्रिटेन की ओर से जो पावर का ट्रांसफर भारत की ओर है उसमें हमें एक केंद्र को प्राथमिकता देकर के चलनी है, तो हमको यह भी कहने का मौका मिलेगा कि केंद्र में ही क्या है, तमाम प्रकार की शक्तियों का प्रॉपर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है।
केंद्र में ही क्या है, तमाम प्रकार की शक्तियों का क्या है, प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है। केंद्र में ही क्या है, तमाम प्रकार की शक्तियों का प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है। तो जो आपके यहां पर वाक्य जोड़ेंगे, कैसे कैसे वाक्य आप जोड़ के चलोगे, उनको जोड़ के चलते हैं। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि प्रारंभ में शक्तियों का केंद्रीकरण, प्रारंभ में शक्तियों का केंद्रीकरण, प्रारंभ में शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण एक केंद्र में। आपको यह बात कह के चलनी पड़ेगी, प्रारंभ में शक्तियों का केंद्रीकरण एक केंद्र में। इस तरीके से आपको बात जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये केंद्र क्या करेगा, ये केंद्र अपने ओर क्या है, ये कुछ राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण करेगा। ये केंद्र क्या करेगा, अपनी ओर क्या है, कुछ राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण करेगा। तो अब हमें यहां पे क्या कहना है, अब हमें यहां पे ये कहना है कि शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए। इस नाते केंद्र ने अपने चारों ओर राज्य रूपी इकाइयों का, अपने चारों ओर राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया, अपने चारों ओर राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया, अपने चारों ओर राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया, और राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया, ठीक है। अब हमें और क्या क्या यहां पे कहने का मौका मिलता है। हमारे यहां हम कहेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र पहले तथा और राज्य रूपी इकाइयां बाद में, केंद्र पहले तथा राज्य रूपी इकाइयां बाद में, केंद्र पहले तथा राज्य रूपी इकाइयां बाद में, केंद्र पहले तथा राज्य रूपी इकाइयां बाद में। भाई हमने इस स्ट्रक्चर को संघात्मक व्यवस्था क्यों कहा, इस स्ट्रक्चर को संघात्मक व्यवस्था हमने इस नाते कहा क्योंकि शुरुआत में एक केंद्र में ही आपने क्या है, तमाम प्रकार की शक्तियों का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन लिया, एक केंद्र में लिया। लेकिन इस शक्तियों का है ना, इन तमाम प्रकार की शक्तियों का भारत के दूर दराज वाले क्षेत्रों में प्रयोग हो पाए या इन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, तो केंद्र ने अपने चारों ओर क्या है, कुछ राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया। और सारी शक्ति पहले किसमें थी, केंद्र में थी। तो केंद्र ने क्या है, अपने अंदर से पावर निकाली और अपने अंदर से पावर निकाल के किसको दी, इन राज्य रूपी इकाइयों को दी, इन राज्य रूपी इकाइयों को दी। यानी कि मामला किसका जोड़ता है, मामला शक्तियों के विभाजन का जोड़ता है। मामला किसका जोड़ता है, मामला डिवीजन ऑफ पावर्स का जोड़ता है। और अगर मामला डिवीजन ऑफ पावर्स का जोड़ता है तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हमको क्या कहना पड़ेगा भी, इसे हम संघात्मक व्यवस्था कहेंगे। तो हमने वही कहा, वही सारे सेंटेंसेस हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं कि प्रारंभिक शक्तियों का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है केंद्र में है, शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, इस नाते केंद्र ने अपने चारों ओर राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया। और शक्तियों का विभाजन आपके सामने, तो आप इसे क्या कहेंगे, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र पहले है और राज्य रूपी इकाइयों का, राज्य रूपी इकाइयां क्या है वो बाद में आपको नजर आएंगी, है ना। अब देखिएगा आपको क्या कहना है, अब आपको यह कहना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था क्या कहेंगे भाई, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था और राज्य रूपी इकाइयों के, भारतीय संघात्मक व्यवस्था और राज्य रूपी इकाइयों के, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं, आपसी समझौते का, आपसी समझौते का, आपसी समझौते का परिणाम नहीं, आपसी समझौते का परिणाम नहीं, है ना। क्योंकि आप तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र पहले है और राज्य रूपी इकाइयां बाद में है।
तो अगर राज्य रूपी इकाइयों का अस्तित्व ही बाद में है तो आप ये बात बिल्कुल भी कह करके नहीं चलेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम रही। और अगर भारतीय संघात्मक व्यवस्था राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, अगर भारतीय संघात्मक व्यवस्था राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, तो फिर हमें क्या नई बात कहने का मौका मिलेगा? तो हम नई बात यह कहेंगे कि इन राज्य रूपी इकाइयों को इन राज्य रूपी इकाइयों को इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं। इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं। इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं। इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, आपको ये विचार लेकर के चलना पड़ेगा कि 1947 में एक पावर का ट्रांसफर है, ब्रिटेन से भारत की ओर है, लेकिन राज्य रूपी इकाई की ओर नहीं बल्कि क्या केंद्र की ओर है ना। तो ऐसे आप व्यवहार करेंगे कि प्रारंभिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो केंद्र के हाथों में आपको दिखाना है, लेकिन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए इस नाते केंद्र ने अपने चारों ओर क्या है और राज्य रूपी इकाइयों का निर्माण किया है, और केंद्र ने अपनी ओर से क्या शक्तियां निकाल करके क्या है इन राज्य रूपी इकाइयों को शक्ति संपन्न बनाने का कार्य किया है। तो हम कहेंगे कि मामला डिवीजन ऑफ पावर का है, तो हम कहेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र पहले तथा राज्य रूपी इकाइयां बाद में, और भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है वो राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह बात बिल्कुल भली भांति आपके समझ में आ जानी चाहिए। इस बात को इससे पहली चर्चा में भी हमने क्या है समझाया हुआ है। और इन राज्य रूपी इकाइयों को इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं, क्योंकि अगर भारतीय संघात्मक व्यवस्था राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम ही नहीं है, तो फिर हमको ये बात कह के चलना पड़ेगा कि इस संघात्मक व्यवस्था से राज्य रूपी इकाइयों को अलग होने का आपको कोई भी अधिकार नहीं देना है। अलग होने का कोई भी अधिकार आपको नहीं देना है। साथ ही साथ एक सेंटेंस का प्रयोग और आपको करके चलना पड़ेगा। एक सेंटेंस का जो प्रयोग है आप और अभी करके चलेंगे, है ना। एक सेंटेंस का जो आपका प्रयोग है वो आप अभी और करके चलेंगे, देखेगा ये, है ना। आपको क्या सेंटेंस का प्रयोग करना है? आपको ये कहना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, ये अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था भारतीय संघात्मक व्यवस्था भारतीय संघात्मक व्यवस्था का निर्माण भारतीय संघात्मक व्यवस्था का निर्माण विकेंद्रीकरण के धरातल पर हुआ। विकेंद्रीकरण के धरातल पर हुआ। विकेंद्रीकरण के धरातल पर हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मामला क्यों जोड़ रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन का मामला इस नाते जोड़ रहा है क्योंकि जो यहां पर ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें क्या है, इसमें पावर का फ्लो कहां से कहां है, अंदर से बाहर की ओर है। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का जो आपका निर्माण है वो यूएसए की तरह नहीं है, क्योंकि यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का निर्माण आपने लिया था वो केंद्रीकरण के आधार पर लिया था। वहां पावर का फ्लो कहां से कहां था, बाहर से अंदर की ओर था। लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को लेकर के जो आप स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं उसमें जो पावर का फ्लो है वो अंदर से बाहर की ओर है। यानी कि हमको ये बात कह करके चलना पड़ेगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का जो आपका निर्माण है वो विकेंद्रीकरण के धरातल पर हुआ है। साथ ही साथ एक बात और आप जरूर याद रखेंगे, हम कहेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
ऐसा इस नाते कहा जाता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था से राज्य रूपी इकाइयों को अलग होने का अधिकार तो नहीं है, और अगर राज्य रूपी इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है तो संघ का कभी भी नाश नहीं होगा, और अगर संघ का कभी भी नाश नहीं होगा तो हमारे यहां संघ को आप क्या कह के चलेंगे? अविनाशी संघ कहेंगे। लेकिन अगर ये पावर का फ्लो किसी भी राज्य रूपी इकाई के संदर्भ में आप ऑब्जर्व करके देखना, अगर ये पावर का फ्लो रुक जाता है तो जैसे ये पावर का फ्लो कट डाउन होगा वैसे ही राज्य रूपी इकाई क्या है? उसका नाश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि राज्य रूपी इकाइयों को हम कहेंगे भारतीय संविधान के आलोक में, है ना, शक्ति संपन्न जो बनाने का कार्य किया गया है वो केंद्र की ओर से किया गया है। भारतीय संविधान बीच में क्या है? मध्यस्थता करने का कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें जो कहा जाता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। तो अविनाशी संघ क्यों? क्योंकि राज्य रूपी इकाइयों को इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ये डिवीजन ऑफ पावर रुक जाए किसी भी राज्य रूपी इकाई के संदर्भ में तो राज्य रूपी इकाई का अस्तित्व क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। यानी कि हमारे यहां पर राज्य रूपी इकाइयों का तो नाश हो सकता है लेकिन संघ का नाश नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके कैलकुलेट होते हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यानी कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का निर्माण किस तरीके से आपको लेकर के चलना है, और भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, बात समझना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में क्या है, आप किस प्रकार के जो आपके नेसेसरी सेंटेंसेस हैं आप उनका यहां पर क्या है? यूज करके चलेंगे। आप उनका क्या यहां पर यूज करके चलेंगे। तो इस तरीके से आपको हल्का सा शुरुआत में क्या यहां पर व्यवहार करके चलना पड़ेगा। अब कुछ और भी यहां पर है, देखो अगला डिस्कशन हम लोग यहां पर क्या लेकर के चलने वाले हैं। आइए अगला डिस्कशन हम लोग यहां पर क्या लेकर चलने वाले हैं, कुछ अलग से आपको एक बात हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया होगा कि मामला अगर आपने जैसे लिखा ना कि संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था जो है उसकी एक अनिवार्यता का जिक्र आपको करके चलना पड़ता है। एक अनिवार्यता का जिक्र क्या है? आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। और अनिवार्यता क्या हो जाती है? अनिवार्य हो जाती है शक्तियों का विभाजन। अनिवार्यता क्या हो जाती है? शक्तियों का विभाजन। अनिवार्यता क्या हो जाती है भाई? शक्तियों का विभाजन हो जाती है। और जनरली हम बार बार ये बात आपको समझा रहे हैं, जनरली जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है उसमें जो शक्तियों का विभाजन आपका होता है, तो शक्तियों का विभाजन क्या है? एक आपका क्या है? केंद्र, और केंद्र तथा किसके बीच होता है? राज्य रूपी इकाइयों के बीच होता है। केंद्र तथा किसके बीच होता है? राज्य रूपी इकाइयों के बीच होता है ना। अब यहां पर देखिए, एक नाम हमने पहले आपको बताया होगा, एक नाम है, बहुत ही लोकप्रिय नाम है, केसी वियर साहब हैं, केसी वियर। केसी वियर साहब, है ना, ये हमारे यहां की संघात्मक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हमारे यहां की संघात्मक व्यवस्था को, यानी कि ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या कहते हैं? आज एक नई बात आपको सिखाते हैं। तो ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था को, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को ये हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अर्ध संघात्मक। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भी? अर्ध संघात्मक कहते हैं। और जो आपका अर्ध संघात्मक है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल कहा जाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्वासी फेडरल कहा जाता है। यहां पे मामला क्या है ना, जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि अगर केसी वियर साहब ने, पहले तो ये विचार लेके आओ कि अगर संघात्मक व्यवस्था है तो शक्तियों का विभाजन तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। ये तो आपकी अनिवार्यता बन जाती है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था के आलोक में शक्तियों के विभाजन का धरातल जो आपका कैलकुलेट करता है, एक और आप केंद्र को लेकर चलते हैं और केंद्र के चारों ओर क्या हो जाती हैं आपकी? और राज्य रूपी इकाइयां हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी संघात्मक व्यवस्था के साथ केसी वियर साहब के कमेंट को जोड़ने की बात करें या केसी वियर साहब की टिप्पणी को जोड़ने की बात करें, तो इन्होंने हमारी संघात्मक व्यवस्था को हिंदी में अर्ध संघात्मक कहा और इंग्लिश में क्या कहा? क्वासी फेडरल कहा। अब जनरली क्या कहा जाता है? मैंने भी एक बार आपको यही बताया होगा कि अगर उन्होंने अर्ध संघात्मक कहा है
तो इसका मतलब जो एक आपका जनरल टेंडेंसी लोगों के मन में रहती है, जो बहुत ही सामान्य विचार लोगों के मन में रहता है, तो अर्ध संघात्मक को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है कि संघात्मक तथा एकात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रित रूप, है ना। ऑलरेडी इसको हम एक क्लास में पढ़ा भी चुके हैं आपको। संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रित रूप यह कहा जाता है ना। और इंग्लिश में अगर आप इसको क्वासी फेडरल कहने की बात कहते हैं, तो जनरली जो हम विचार लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं? आ ब्लेंड ऑफ फेडरल, आ ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, ये विचार हम लेके चलते हैं, है ना। लेकिन अगर आप इस विचार के साथ किसी बड़े मंच पर जाने की बात करोगे तो आप हार जाओगे। यह सामान्य विचार है, हमने भी एक क्लास में इस विचार का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया, बिल्कुल किया हमने, कि अगर आप अपने संघात्मक व्यवस्था को केसी वियर के अकॉर्डिंग अर्ध संघात्मक कहने का प्रयास करोगे, या इंग्लिश में अगर आप उसे क्वासी फेडरल कहने का प्रयास करोगे, तो आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि संभवतः केसी वियर साहब हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे यहां पर संघात्मक व्यवस्था भी है और हमारे यहां पर क्या एकात्मक व्यवस्था भी है। यह चर्चा हमने ऑलरेडी एक क्लास में रख दी है, लेकिन मामला दूसरा है। नीचे जैसे कहते हैं, अगर किसी बड़े मंच का प्रयोग आपको करना पड़ जाए, और जब आप किसी बड़े मंच का प्रयोग करने की बात करेंगे और अगर आपको समझाना पड़ जाए कि सही वजह क्या है ना, इस ग्राउंड के साथ साथ ये विचार भी है, इसके साथ साथ एक अच्छा विचार आपको क्या देना पड़ेगा कि देखिए, जो आपका क्वासी फेडरल है, जो इंग्लिश में आपका क्वासी फेडरल है, और जो हिंदी में आपका क्या है? अर्ध संघात्मक है। जो हिंदी में आपका क्या है? अर्ध संघात्मक है। तो इस प्रकार की जो शब्दावलियां हैं, है ना, हम ऐसा लिख के चलेंगे कि इस प्रकार की शब्दावलियां, इस प्रकार की शब्दावलियां एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था, एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत एक मजबूत केंद्र को अपनाया जाता है। 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 तो यह बड़ी गहरी बात है। अगर केसी वियर साहब को भारतीय संघात्मक व्यवस्था के साथ आप जोड़ने की बात करेंगे तो जिस तरीके से केसी वियर साहब ने इसको हिंदी में अर्ध संघात्मक कहा और इंग्लिश में क्या कहा, क्वासी फेडरल कहा, तो एक तरीका तो हमारे पास से होता ही होता है कि अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है कि संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रित रूप। लेकिन इसको नए तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, क्योंकि परीक्षा में देखो आजकल बहुत बदला हुआ व्यवहार आपके सामने आ रहा है। अगर आप परीक्षा के परिवर्तित व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने व्यवहार में क्या है, कुछ परिवर्तन लेकर के चलने पड़ेंगे। आज के बाद अब आप यह भी कहना शुरू करेंगे कि इस प्रकार की जो शब्दावली है, अब केसी वियर साहब इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग यूएसए की संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में तो नहीं कर सकते ना, या बताओ कर सकते हैं? भाई यूएसए की संघात्मक व्यवस्था में क्या है, केंद्र मजबूत है ही नहीं, वहां मजबूती किसकी है, और राज्य रूपी इकाइयों की है। तो केसी वियर साहब को संघात्मक व्यवस्था का बहुत बड़ा जानकार माना जाता है और केसी वियर साहब ने यूएसए की संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में किया है,
क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी संघात्मक व्यवस्था में क्या है, हमने एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था को अपनाया है। हमारे यहां क्या है, राज्य रूपी इकाइयों की ताकत उतनी नहीं है जितनी ताकत किसकी है, केंद्र की है। इस बात का अंदाजा हमने आपको बता रखा है कि आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, है ना। क्योंकि हमारे यहां की संघात्मक व्यवस्था का झुकाव कहां पर है, कर्नाटक की संघात्मक व्यवस्था की ओर है। हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था को लेकर के जो मेजर 1 कैलकुलेशन की है और जो आपके कर्नाटक की संघात्मक व्यवस्था है उसके संदर्भ में की है। तो हमारे यहां पर राज्य रूपी इकाइयों के कंपैरिजन में केंद्र की मजबूती क्या है वो ज्यादा आपको नजर आती है। इस नाते क्या है, आपको केसी वियर के अकॉर्डिंग यह बात कहने का मौका मिल जाता है कि अगर उन्होंने आपकी संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहने का प्रयास किया है तो असल में उनकी वजह क्या थी। तो 2 प्रकार के व्यवहार क्या है, आप यहां पर लेकर के इस प्रकार से आएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चा में हमने यह समझ लिया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का निर्माण विकेंद्रीकरण के आधार पर हुआ है, केंद्रीकरण के आधार पर नहीं हुआ है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की जो नजदीकी है वो यूएसए की संघात्मक व्यवस्था के साथ नहीं है, बल्कि आपको क्या कह के चलना है, कनाडा की संघात्मक व्यवस्था के साथ है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम आपको नहीं कहना है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। और आज नए तरीके से हमने आपको यह भी बता दिया है कि अगर केसी वियर साहब ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर एक कमेंट करते हुए इसे अर्ध संघात्मक कहा तो इसके संदर्भ में भी आपके क्या है, 2 प्रकार के व्यवहार आ जाने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था का परीक्षण हमने आपके सामने रखा है, यह परीक्षण बिल्कुल भी क्या है, आपको परेशान करके नहीं चलेगा। यह परीक्षण भी क्या है, आपको जागरूक करने का कार्य करेगा। आपके परीक्षा में अगर चुनौतीपूर्ण शब्दावलियां आपके सामने आती हैं तो उन चुनौतीपूर्ण शब्दावलियों का सामना आप किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा हमने यहां पे आपको क्या है समझाने का प्रयास किया है। और इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।